कल एग्जाम में और अभी भी कंफ्यूजन है कि कौन सा सेक्शन पहले कंप्लीट करें, अभी भी कंफ्यूजन है कि किस पेन से लिखें, अभी भी कंफ्यूजन है कलर पेन यूज करना है कि नहीं। ये सब कंफ्यूजन तुम्हारी इसी वीडियो में मैं दूर कर रहा हूंगा और इस वीडियो में तुम्हें वो सीक्रेट टिप्स बता रहा हूंगा जिससे बच्चे कम पढ़कर भी 95 100 स्कोर कर देते हैं। मेरा एम क्या है? मेरा एम है तुम्हारा हिंदी में 100 and 100 दिलवाना, तुम्हारा सोशल में 100 दिलवाना। इसकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। बट क्योंकि प्यारे प्यारे क्यूटीज का पहला एग्जाम इंग्लिश है और इसी से डिसाइड होगा कि तुम्हारा मोटिवेशन अप जाने वाला है कि डाउन जाने वाला है, इसी वजह से पेपर प्रेजेंटेशन की टिप्स, सीक्रेट टिप्स तुम्हें दे रहा हूं जिससे कि इंग्लिश का एग्जाम तुम फोड़ के आ सको। ध्यान से सुनना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले अपने दिमाग में एक चीज बैठाओ कि ये जो एग्जामिनर है ना तुम्हारा, यही है तुम्हारा पेपर का भगवान, तुम्हारे पेपर का राजा। तुम्हारे नंबर कितने मिल रहे होंगे ये तुम्हारा एग्जामिनर डिसाइड करेगा जो तुम्हारी कॉपी चेक कर रहा होगा। तो अपने को क्या करना है? अपने को ऐसा दिखना है भाई कि आई एम वर्दी। कुछ भी चीज मिलती है तो उसके लिए तुम वर्दी होते हो, तभी वो चीज मिलती है। तो दिखना जरूरी है। अगर तुमने पढ़ाई साल भर नहीं की है ना, बट एग्जामिनर को दिखना चाहिए कि तुम पढ़कर आए हो। तुम भले ही बैक बेंचर हो, मिड बेंचर हो, लेकिन एग्जामिनर को लगना चाहिए भाई फ्रंट बेंचर की कॉपी चेक कर रहा हूं मैं। क्योंकि जब तक उसको ये नहीं दिखेगा कि तुम पढ़े लिखे हो, तब तक तुम्हें वो पढ़े लिखे जैसे 95 100% नहीं दे रहा होगा। ठीक है? तो वो सीक्रेट टिप्स क्या हैं जिससे कि तुम्हारा एग्जामिनर ये समझ जाए कि हाँ तुम पढ़े लिखे हो, वो भी इस वीडियो में बता रहा हूं। ध्यान से इस वीडियो को सुनो, ठीक है? अब इससे पहले बैक स्टोरी समझो। एग्जामिनर को एक कॉपी चेक करने के लिए 40 से 50 रुपए मिल रहे होते हैं। उसके पास उतना समय नहीं होता है कि वो तुम्हारे पूरे आंसर के कच्चे चिट्ठे को पढ़ेगा। तो अपने आप को, अपने आंसर को कैसा हम लोग को बनाना है कि एग्जामिनर को कम समय लगे और वो तुम्हारी पूरी जो कॉपी है उसमें जितने भी कीवर्ड्स है वो देख ले। ये चीज दिमाग में रखनी है। दूसरा, हमें एग्जामिनर को ज्यादा टाइम अपने कॉपी पर वेस्ट करने नहीं देना है। क्वेश्चन ऊपर नीचे ज्यादा नहीं करने हैं। क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखना है कि उसको समझ में ना आए। प्रेजेंटेबल आंसर्स लिखने हैं जिससे कि वो हमारे कॉपी में कम टाइम वेस्ट करे, क्योंकि वो जितना टाइम हमारे कॉपी पर लगाएगा उतने नंबर काटेगा। जितना देर वो तुम्हारे आंसर शीट को देख रहा होगा उतने ही उसको स्पेलिंग मिस्टेक, सिली मिस्टेक, ग्रामर मिस्टेक दिखेंगी और उतने ही वो नंबर काट रहा होगा। जब तुम्हारा एम ही है 100%, तो एक भी नंबर तुम कटना अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से अपनी आंसर शीट फ्रेम करना, फुल नंबर मिल जाएंगे। कैसे? आओ देखते हैं। सबसे पहले तो 3 चीजें अपने दिमाग में रखना। पहली चीज, अंडरलाइन। अंडरलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है यार तुम्हारी। तुमने कभी अपनी आंसर शीट देखी है? प्री बोर्ड में देखी है? बिना अंडरलाइन के अगर तुम अपनी आंसर शीट देखोगे ना तो उसमें समझ ही नहीं आएगा भाई क्या लिखा है, कैसे। एग्जामिनर तुम्हारा सगा तो है नहीं, तुम्हारे स्कूल का टीचर तो है नहीं कि वो तुम्हारा जानता है कि भाई हाँ तुम तो पढ़े लिखे हो लेकिन बस हैंडराइटिंग खराब है। पढ़े लिखे हो, बस लंबा चौड़ा लिख देते हो, सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आता। एग्जामिनर को ये नहीं पता है तुम कैसे हो, तो तुम्हें बताना है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ठीक है? तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपनी जो फर्स्ट इंप्रेशन को अच्छा करने के लिए तुम्हें क्या करना है? अंडरलाइन करना है। जो कीवर्ड, जो वर्ड्स जो तुम इतने साल मेहनत कर रहे हो यार, मुझसे पढ़ रखा है तुमने, हिंदी और सोशल साइंस तो मुझसे पढ़ रखा है, इंग्लिश पता नहीं कहां से पढ़ के आए हो, बट कोई बात नहीं। राइटिंग सेक्शन अनसीन पैसेज मैंने कंप्लीट करवा दिया, वो वीडियो देख लेना। 100% तुम्हें नंबर मिल रहे होंगे। ये हो जाएगा और ये हो जाएगा फुल तरीके से। लिटरेचर और ग्रामर के लिए क्या है वो अभी आगे बात करोगे। सबसे पहले इस पर आओ। अंडरलाइन, जो तुमने पढ़ रखा है अंडरलाइन कर लो, ठीक है? समझ में आ रहा है? जो तुम्हारे आंसर का कीवर्ड है उसे अंडरलाइन कर लो। आंसर जैसा दिख रहा है ना तुम्हारा, उसकी पूरी शक्ल चेंज हो जाएगी। पहली चीज अंडरलाइन। दूसरी, जो मुझे यहां पर मुझे नहीं लगता है लिखने की जरूरत है बट लिख देता हूं, हैंड राइटिंग। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। एटलीस्ट शुरू के 10 पन्ने में हम अपनी जो हैंड राइटिंग है उस पर काबू करके लिख रहे हो। शुरू के 4 पन्ने, हाथ जोड़ रहा हूं, कम से कम 4 पन्ने तो अच्छे से लिख देना यार। शुरू में ही एग्जामिनर को ऐसे चिड़िया की टांग जैसा लिख दोगे तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाएगा। उसको लगेगा भाई कोई ये बैक बेंचर है, इसको तो फुल नंबर नहीं मिल रहे होंगे, तो 1-2 नंबर वैसे ही काट देगा। ये हार्श रियलिटी है भाई। तुम्हारी जो बुक है उसको तुम्हारे कवर से ही जज किया जा रहा है। तुम्हारी जो लेखनी है, तुम्हारी जो राइटिंग है, वो ही डिसाइड करवाएगी कि एग्जामिनर किस तरीके से तुम्हारे आंसर को ले रहा होगा। अगर हैंडराइटिंग अच्छी है तो तुम्हें अच्छे नंबर मिल रहे होंगे। बोर्ड एग्जाम में लड़कियों के नंबर ज्यादा क्यों आते हैं? इसी वजह से यार, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग अच्छी होती है, उनका प्रेजेंटेशन का वे अच्छा होता है। तो अगर लड़की हो तो तुम्हें तो ऑलरेडी पता होगा ये सारी चीजें, बट अगर नहीं पता है तो इस चीज को अपने दिमाग में रखो, हैंडराइटिंग अपनी अच्छी कर लो। तीसरी चीज जो मैं सबसे ज्यादा देखता हूं लोग करते हैं, ओवर गैप्स नहीं देने हैं अपने आप को।
ठीक है। आंसर राइटिंग के टाइम पर ओवर गैप्स मत दिया करो। मैं देखता हूं एक वर्ड लिखा दी, डॉग, ट्रिकी, एक वर्ड के बीच में 1 किलोमीटर की दूरी देना बंद कर दो। इससे तुम्हारा जो आंसर है वो खराब दिखता है। एग्जामिनर को पता चल जाता है भाई इसने पेपर भरने के लिए, बस दिखाने के लिए इसने बड़ा लिखा है, इस वजह से इस छोटी सी ट्रिक का इस्तेमाल किया है। इस ट्रिक से नंबर मिलते नहीं, कट जाते हैं। क्या करना है इसके लिए? अल्टरनेटिव क्या है? पॉइंट में लिखो। पॉइंट में लिखने की आदत डालो। पॉइंट में लिखोगे तो जो तुम्हारे नंबर हैं वो तुम्हें मिल रहे होंगे। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन में आंसर कैसे बनाए, उस वाले वीडियो में मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन बताया था। इसमें मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे तुम्हें पॉइंट में लिखने से सेम आंसर तुम्हारा बड़ा दिखने लगता है, क्योंकि एक पॉइंट के बाद तुम एक लाइन छोड़ सकते हो। एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़ दोगे तो आंसर नीट एंड क्लीन भी लगेगा। और जो तुम करते हो ना कि एक वर्ड को 2 किलोमीटर दूर लिखते हो, उससे जो तुम्हारी चीप आंसर शीट हो जाती है वो भी नहीं होगी। तो पॉइंट में लिखना है, पॉइंट में लिखना है। और इसके साथ साथ में हर एक आंसर के बाद में एक प्यारी सी लाइन पेंसिल से खींच देना। जैसे कि मान लो तुम्हारा ये आंसर यहां पर खत्म हो रहा है, तो इसके नीचे एक प्यारी सी लाइन खींचनी है तुम्हें पेंसिल से, और इसके ऊपर एक प्यारी सी लाइन खींचनी है पेंसिल से। और ये जो कोई सा भी क्वेश्चन नंबर है, इसको यहां बीच में यहां पर तुम्हें क्वेश्चन लिख देना है। जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर है 9, तो तुमने यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 लिख दिया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बीच में क्वेश्चन लिखो, क्योंकि यहां पर साइड में ना, साइड में वो साइड में ही चला जाता है। अगर वहां पर लिख रहे हो, अच्छे से लिख रहे हो तो ठीक है, बट मैं कहूंगा कि तुम बीच में यहां पर क्वेश्चन लिख दो, जिससे एग्जामिनर को पहले ही पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा ये डील कर रहा है, कितने नंबर इसको देने हैं। राइटिंग सेक्शन हमेशा नए पन्ने से स्टार्ट करो, ठीक है। वो जो तुम बीच में घुसा देते हो प्लीज मत करो। पेपर बचाकर कहीं नहीं ले जा रहे हो। बोर्ड एग्जाम में फुल नंबर लाने के लिए थोड़ा सा तुम्हें अपने आप को, ये जो तुम बचाने वाली जो तुम्हारी हैबिट है ना कि हाँ आधा 3 लाइन से नीचे बचा हुआ है, वहीं से तुमने टू सेंडर एड्रेस, रिसीवर एड्रेस लिखना शुरू कर दिया। प्लीज नए पेज से स्टार्ट करो। एक अच्छा प्रेजेंटेबल तुम्हारा फॉर्म आ जाएगा राइटिंग सेक्शन का। और इसके साथ साथ में हर एक आंसर के बाद में 2-3 लाइन का गैप दे देना, ठीक है। ये चीजें तुम्हें ऑलरेडी पता होंगी, अगर नहीं पता है तो प्लीज नोट कर लो। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई। अब भैया कैसे, कौन सा सेक्शन पहले कंप्लीट करना है? तो देखो यार, सिंपल रूल है, जो सेक्शन तुम्हारा सबसे स्ट्रांग हो उसको पहले कंप्लीट कर लो। एग्जामिनर को क्या दिखाना है अपने को कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो जो स्ट्रांग है उसको पहले कर लेंगे। अगर तुमने मेरी राइटिंग सेक्शन वाली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आधे घंटे में राइटिंग पूरा कंप्लीट करवाया, उसमें मैंने तुम्हें मैजिक लाइंस दी हैं। मैंने उसमें तुम्हें बताया है कि कैसे इंट्रो करना है, कैसे मिडिल पोर्शन करना है, कैसे कंक्लूजन करना है, हर एक टाइप के लेटर समझाएं। तो ये जो राइटिंग सेक्शन अगर तुम्हारा ये सबसे स्ट्रांग है तो सबसे पहले वही डाल दो ना, राइटिंग सेक्शन से स्टार्ट कर दो। इसके बाद में अगर उसमें वो नहीं हो रहा तुम्हें, लिटरेचर अगर तुम्हारा स्ट्रांग है, साल भर लिटरेचर पढ़ा है तो लिटरेचर पहले डाल दो। अगर आंसर फ्रेमिंग आती है तुम्हें, आंसर राइटिंग आती है तुम्हें, तो लिटरेचर पहले डाल दो। और अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है ग्रामर के ऊपर तो ग्रामर पहले डाल दो। ग्रामर सबसे बेस्ट वे है तुम्हारे एग्जामिनर को दिखाने का कि तुम पढ़े लिखे हो, ठीक है। ग्रामर अगर तुम सारे क्वेश्चन सही कर देते हो, एग्जामिनर बाकी के आंसर शीट में तुम्हारी ग्रामर पे फोकस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि उसे पता है कि हाँ तुम्हें पढ़ना लिखना अच्छे से आता है, ग्रामर में तुम्हारे फुल नंबर है, तो यहां पर तुम्हारी ग्रामर मिस्टेक नहीं हो रही होगी। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है जो तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अगर अनसीन पैसेज स्ट्रांग है तुम्हारा तो अनसीन पैसेज स्ट्रांग कर लो, ठीक है। अनसीन पैसेज में मैंने आधे घंटे में तुम्हारा पूरा वीडियो अनसीन पैसेज में नए टाइप के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करवा रखे हैं। अगर नहीं देखा है तो जाकर वो देख लो। ऑलरेडी हजारों बच्चों ने देख लिया है उसे, और बहुत ही ज्यादा वो हेल्प कर रहा है। ट्रिक्स के साथ में बता दिया कैसे तुम इसे अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन कर सकते हो। अभी जो तुम्हें लगता है ना कि भैया क्वेश्चन नहीं बन रहे, कैसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन कर सकते हो वो मैंने बताया। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है राइटिंग सेक्शन, अपने अनसीन पैसेज रीडिंग सेक्शन पर, तो इसको पहले कर लो, ठीक है। समझ में आ रहा है? जो पोर्शन तुम्हारा स्ट्रांग है उसको पहले कंप्लीट कर लो। अगर तुम मिड या फिर एवरेज या फिर बैक बेंचर हो, तुम्हें अभी कॉन्फिडेंस नहीं है कि तुम आंसर फ्रेम कर पाओगे कि नहीं, लिटरेचर में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, राइटिंग सेक्शन में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो जिस पोर्शन में कॉन्फिडेंस है वो सेक्शन पहले कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अनटिल एंड अनलेस जो तुम मेरी ये ट्रिक जो टाइम मैनेजमेंट, अनटिल एंड अनलेस तुम अच्छे से कर रहे हो
तो तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या है टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक? सबसे पहले अपना जो अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज है उसको कितना टाइम देना है? उसको देना है 20 मिनट। ग्रामर है, ग्रामर को कितना टाइम देना है? ग्रामर को कितना टाइम देना है? 20 मिनट। ठीक है, इसके बाद में राइटिंग सेक्शन के बाद में तुम्हारा राइटिंग सेक्शन को कितना टाइम देना है? राइटिंग सेक्शन को देना है 50 मिनट। लिटरेचर को कितना टाइम देना है? लिटरेचर को देना है तुम्हारा 60 मिनट। बस इसको फॉलो कर लो, कभी भी क्वेश्चन पेपर नहीं छूटेगा। ये सब करने के बाद भी तुम्हारे पास 30 मिनट रिवीजन के लिए रहेगा। और ये मत भूलना, अनसीन पैसेज को करने के लिए तुम्हें एक्स्ट्रा 15 मिनट यहां पर रीडिंग टाइम भी मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा और जुड़ जाएगा। समझ में आ गया? अपने घड़ी में निशान बना लो कि कब तुम्हें कौन सा पोर्शन कितनी देर तक करना है। इसको प्लान करके जाओ और अपने हिसाब से उसको अरेंज कर लो कि हाँ, सबसे पहले अनसीन पैसेज कर रहे होगे, ग्रामर कर रहे होगे, राइटिंग कर रहे होगे कि लिटरेचर करोगे। मैंने अपने टाइम पर जो मुझे बेस्ट लगता था वो यही लगता था कि अनसीन पैसेज सबसे पहले कर लिया, फिर ग्रामर किया, फिर राइटिंग, फिर लिटरेचर। ये क्लासिक है, इसी से स्टार्ट करो तो भी बेटर है, ऑर्गेनाइज वे में लगता है, अच्छा है। बट अगर तुम्हें डाउट है कि हाँ मुझे राइटिंग सेक्शन अच्छे से नहीं आता, जो कि वीडियो देखने के बाद ये डाउट हट जाएगा। अगर डाउट है कि ग्रामर अच्छे से नहीं आता तो तुम क्या करो, उसको थोड़ा सा शफल करके नीचे डाल दो, जिससे कि एग्जामिनर को सबसे एंड में उसे चेक करना पड़े। बट जो दिमाग में रखने वाली बात यह है कि प्लीज एक सेक्शन को एक टाइम पर करके खत्म कर देना। ठीक है, जितना तुम क्वेश्चन को ऊपर नीचे कर रहे होगे उतना ही एग्जामिनर को टाइम लगेगा आंसर चेक करने में। तो क्या करना है, एक सेक्शन स्टार्ट करना है, उसको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। एक सेक्शन स्टार्ट करना है, उसको पूरा कंप्लीट कर देना है। ठीक है, प्लीज क्वेश्चन को ऊपर नीचे दाएं बाएं प्लीज मत डालना, वरना जो एग्जामिनर है उसको नंबर चढ़ाने रहता है। तुम्हारे किस क्वेश्चन में कितने नंबर मिले हैं तुम्हें वो प्रॉपर उसको लिखना रहता है। खोजने में दिक्कत आएगी उसी, वो नंबर काट देगा 2-4 नंबर। ठीक है, तो प्लीज इस चीज को ध्यान रखना, कोई भी सेक्शन पहले करो। मैं तो कहूंगा अगर तुम इस वे में जा सकते हो यही वे कर लो। अनसीन पैसेज का वीडियो देख लो, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोर्शन तुम्हारा हो जाएगा। सबसे पहले अनसीन कर लो, फिर ग्रामर कर लो, फिर राइटिंग कर लो, फिर एंड में अपना लिटरेचर कर लो। इस टाइम फ्रेम को फॉलो करोगे तो आखिर में तुम्हें टाइम की कमी नहीं होगी, इस बात की गारंटी है, टाइम की कमी नहीं होगी। स्टार्ट करना, जल्दी से स्टार्ट करना, और तुम अगर इसको अच्छे से फॉलो करते हो तो 30 मिनट का टाइम भी तुम्हें मिलेगा। किस पेन से लिखना है? देखो, ब्लू पेन, बॉल से लिखना। जेल लिखोगे, किसी जन के पाप के वजह से जो तुम्हारी आंसर शीट है वो कहीं जा रही हो। ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ट्रांसपोर्ट करते टाइम पर बारिश हो गई, किसी ने बॉटल गिरा दी, कुछ हो गया, तुम्हारे आंसर धुल गए। जनरली ऐसा होता नहीं है, बट कभी कभी हो जाता है। तो क्यों रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बनना, क्यों इफेक्ट होना? क्योंकि आंसर शीट तो दिखनी नहीं है तुम्हें कि कितने नंबर मिले, किस बेसिस पर मिले। क्या पता तुम्हारे आंसर शीट पे पानी गिर जाए और एग्जामिनर तुम्हें कम नंबर दे दे, तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा कि पानी गिर गया था, इस वजह से कम नंबर मिले। तो क्या करना है, एक पेन जिससे साल भर लिखते आ रहे हो उसी पेन को फिर से खरीदो। बॉल पेन हो बेटर है, उसी से जाकर आंसर लिखना। कोई नया फैंसी पेन मत उठा लेना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक तुम लोग कर रहे हो। तो नया फैंसी पेन उठा लेते हो और तुम लिख नहीं पाते हो। एक पुराने पेन जिससे लिखते आ रहे हो, जैसे प्रिपरेशन किए, जैसे प्री बोर्ड लिखा है, उसी पेन को दोबारा खरीद लो। एटलीस्ट 2-3 पेन लेके जाना और आंसर फोड़ के आ जाना। बस ये चीज दिमाग में रखना, जो मैंने प्रेजेंटेशन तुम्हें बताई है उस चीज को दिमाग में रखना, फुल नंबर तुम्हें मिल रहे होंगे। इसी के साथ यार ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, इस वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हिंदी एग्जाम से पहले, सोशल साइंस के एग्जाम से पहले। उसमें मैं तुम्हारा एक एक लिटरेचर का पोर्शन, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन खुद अपने इन्हीं हाथों से कंप्लीट करवा रहा हूँ। बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ मैं, उससे बेटर एक्सप्लेनेशन नहीं है हिंदी की और सोशल साइंस की। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सारी टेंशन मुझ पर छोड़ दो। तो इसी के साथ वीडियो बंद करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।